सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 10th का एसएसटी का जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन चला हुआ है और जिसका शीर्षक हमारा पाठ का विकास है, डेवलपमेंट है। आज दिनांक 8/6/2020 को उसी कड़ी में आगे पढ़ेंगे हम। और कल हमने पढ़ा था कि शिशु मृत्यु दर क्या है, साक्षरता दर क्या है, इन महत्वपूर्ण टॉपिकों पर हमने चर्चा की थी। आज एक टेबल दिखाई गई यहाँ पर, जिसे हम शुरुआत करेंगे। 1.3 टेबल और 1.4 के आंकड़ों को देखिए। यहाँ पर दिखाए गए हैं आंकड़े पीछे 1.3 और 1.4 के। इसमें अलग अलग चीज़ें हमने पढ़ी थी। और ऐसे दूसरे उदाहरण में सोचिए कि जहाँ वस्तुएं और सेवाएं व्यक्तिगत स्तर की अपेक्षा सामूहिक स्तर पर उपलब्ध कराना अधिक सस्ता है। अच्छे स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाओं की उपलब्धता केवल सरकार द्वारा इन सुविधाओं के लिए किए गए व्यय पर भी निर्भर करती है। अन्य लोगों के कारक प्रासंगिक हो सकते हैं। तमिलनाडु में ग्रामीण क्षेत्रों में 90% लोग राशन की दुकानों का प्रयोग करते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में केवल 35% ग्रामीण निवासी इसका प्रयोग करते हैं। और कहाँ लोगों का जीवन बेहतर होगा और क्यों। यहाँ पर एक और टेबल में आंकड़े दिखाए गए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर पुरुषों की 76 है और महिलाओं की 54 है। 10 से 14 वर्ष के ग्रामीण बच्चों की साक्षरता 90% है और महिलाओं की 87। 10 से 14 आयु के स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या प्रतिशत 85 है और महिलाओं की 82। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो बात निकल के आती है वो ये है कि विकास का सही मायने शिक्षा है। शिक्षा का स्तर जितना ऊंचा होगा वो क्षेत्र और देश और राष्ट्र उतना ही विकास करेगा। शिक्षा के बगैर विकास असंभव है। यहाँ पर दूसरी चीज़ बताई गई है कि एक एक्टिविटी, एक प्रोजेक्ट कार्य ये है कि विकास का दूसरा मायने है कि सत्र के साथ साथ किसका शारीरिक विकास कैसे हो। एक एग्जाम्पल भी दिया गया है यह ज्ञात करने के लिए कि क्या हम उचित प्रकार से पोषित हैं। एक तरीका है जिसे वैज्ञानिक शरीर द्रव्यमान सूचकांक कहते हैं। इसकी गणना करना सरल है। कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी को अपना भार और ऊंचाई ज्ञात करें। प्रत्येक बच्चे का भार किलोग्राम में लें। फिर दीवार पर एक पैमाना बनाकर सिर को सीधा रखते हुए ऊंचाई का सही माप करें। सेंटीमीटर में मापी गई ऊंचाई का सही माप करें। किलोग्राम में व्यक्त भार की ऊंचाई को वर्ग के साथ भाग दे दें। आपको अंक प्राप्त होगा, वही BMI कहलाता है। फिर यानी कि ये फार्मूला है जो लागू करें। इस पुस्तक में पृष्ठ 90 और 91 पर दी गई आयु के अनुसार BMI तालिका को खोजें। विद्यार्थियों को BMI के सामान्य में कम, सामान्य से अधिक। यदि एक विद्यार्थी BMI 2SD और 2SD के बीच में है तो उसे सामान्य कहा जाएगा। यदि 2SD से अधिक है तो उसे न्यूनतम। इस प्रकार का फार्मूला अपनाएं। और मानव विकास रिपोर्ट क्या है। एक बार बात समझ में आ जाए कि यदि आय का स्तर महत्वपूर्ण है पर यह विकास के स्तर को मानने का अपर्याप्त मापदंड है तो हम अन्य मापदंडों के बारे में सोचने लगेंगे। ऐसे मापदंडों की सूची लंबी हो सकती है, लेकिन अब इतनी उपयोगी नहीं रहेगी। हमें अधिक महत्वपूर्ण चीज़ों की कम संख्या की आवश्यकता है। स्वास्थ्य और शिक्षा के सूचक जैसे हमने केरल, हरियाणा की तुलना में करने के लिए किए गए ऐसे सूचकों को पिछले लगभग एक दशक से स्वास्थ्य और शिक्षा के सूचकों को आय के साथ व्यापक स्तर पर विकास माप के लिए प्रयोग किया जाने लगा। उदाहरण के लिए UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देश की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर पर उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। भारत और उसके पड़ोसी देशों की 2015 की मानव विकास रिपोर्ट में कुछ संबंध आंकड़ों पर दृष्टि रुचिकर होगा। यहाँ पर ये अलग अलग देशों के अलग अलग 2017 में भारत और पड़ोसी देशों में क्या एक टेबल दिखाई गई है। ये है क्रय शक्ति क्षमता, यानी कितना खर्च करते हैं डॉलरों में प्रति व्यक्ति अमेरिकी डॉलर में। सकल राष्ट्रीय आय कितनी है, उनकी जन्म के समय की संबंधित आयु,
लिए औसत आयु 25 वर्ष से कम अधिक और HDI का क्रमांक, ये आप अच्छे ढंग से समझ लेंगे उदाहरण इनके, जिससे आप एक विकास का पैमाना तैयार कर पाएंगे। और आगे है, क्या यह आश्चर्यजनक नहीं कि हमारे पड़ोसी देश का एक छोटा सा देश श्रीलंका हर विषय में बाहर से आगे है। हमारे जैसे बड़े देश का विश्व में इतना नीचा क्रमांक है कि तालिका 1.6 यह दिखाती है कि नेपाल और बांग्लादेश के प्रति व्यक्ति आय में भारत की तुलना में कम है, फिर भी वे भारत की आयु संभावितता से पीछे नहीं है। HDI के परिकलन के लिए बहुत से सुधारों का सुझाव दिया गया। मानव विकास, देखिए एक बात यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, जो इकोनॉमिक्स पोर्शन है वो आंकड़ों पर आधारित होता है। आपके जो डिजिट जो आंकड़े हैं उनको तैयार करें कि किस क्षेत्र में कितना साक्षरता दर है, कितनी मृत्यु दर है, कितनी जन्म दर और मृत्यु दर में डिफरेंट है। रिपोर्ट बहुत से नए घटकों को जोड़े गए हैं, लेकिन मानव के विकास से पहले यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि विकास महत्वपूर्ण है। एक देश के नागरिकों के साथ क्या हो रहा है, लोगों का स्वास्थ्य, उनका कल्याण सबसे अधिक जरूरी है। क्या आप सोचते हैं कि मानव विकास को मापने में कुछ और पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए? विकास की धारणीयता, हम विकास को जिस तरह से परिभाषित करें, अभी के लिए मान लें एक विशेष देश में काफ़ी विकसित है, हम विकसित रूप से यह चाहेंगे कि विकास का यह स्तर ऊंचा हो या कम हो, भावी पीढ़ी के लिए यह स्तर बना रहे, यह स्पष्ट रूप से वांछनीय है। लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध में बहुत से वैज्ञानिकों को यह चेतावनी देता रहा है कि विकास वर्तमान प्रकार के स्तर में दायनीयता है। यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं किसके, कि भूमिगत जल स्तर के, कि हाल में परियोजनाओं से कई भागों में भूमिगत जल के अति संकट हो रहा है। सरकार भी इसके प्रति गंभीर है। अभी जैसे सरकार का नोटिफिकेशन आया कि धान को लेकर, क्योंकि पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, 300 जिलों में सूचना मिली कि वहाँ पिछले 20 सालों में पानी के स्तर में 4 मीटर से अधिक गिरावट आई। देश में लगभग 1/3 भाग भूमिगत जल भंडारों से अति उपयोग कर रहा है। यदि इस साधन के प्रयोग करने से वर्तमान तरीका जारी रहा तो अगले 25 वर्षों में देश का 60% भाग इस साधन का अति उपयोग कर रहा होगा। भूमिगत जल का अति उपयोग विशेष रूप से पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कृषि की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्रों, मध्य और दक्षिणी भारत की चट्टानी पठारी क्षेत्रों में, कुछ तटवर्ती क्षेत्रों में तेजी से विकसित होती शहरी बस्तियों में पाया गया है। भूमिगत जल नवीनीकरण साधन का उदाहरण है, यानी इसका अंधाधुंध प्रयोग किए जाएंगे तो एक दिन ये समाप्त हो जाएगा। फसल और पौधों के लिए इन साधनों को पुनः पूर्ति प्रकृति करती है, लेकिन यहाँ भी हम इन साधनों का अति उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं तो हम इस साधन का अति उपयोग कर रहे होंगे। गैर नवीनीकरण साधन वे साधन होते हैं जो वर्षों के से प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं, यानी इन संसाधनों को धरती में एक निश्चित भंडार है। यानी पानी तो क्या है, गैर नवीनीकरण साधन है, और सौर ऊर्जा क्या है, नवीनीकरण साधन है। भूमिगत जल नवीनीकरण साधन यानी प्रकृति द्वारा प्राप्त जैसे चीज़ें होती हैं वो नवीनीकरण संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है। गैर नवीनीकरण इनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती, जैसे कोयला है हम निकाल लेंगे तो पुनः पूर्ति नहीं हो सकती। कभी कभी हमें ऐसे नए साधन मिल जाते हैं जिसके बारे में हमें पहले कोई जानकारी नहीं थी। नए स्रोत भंडार में वृद्धि करते हैं लेकिन समय के साथ साथ समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है, नवीनीकरण संसाधन ज्योग्राफी का भी प्रश्न है जो हमने किया था, और अनवीनीकरण यानी गैर नवीनीकरण। गैर नवीनीकरण को मैं स्पष्ट कर दूं यदि कुछ कन्फ्यूजन हो तो। गैर नवीनीकरण वे संसाधन है जिनका सिंचित भंडार है और वो एक समय
के अनुसार यदि अंधाधुंध उनका दोहन करेंगे तो समाप्त हो जाएंगे। और नवीनीकरण वे संसाधन है जो प्रकृति द्वारा संचालित है, जल है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये जो क्या है एक चलते रहते हैं सर्कल में। उनके समापन का, जैसे सौर ऊर्जा मान लें कि इसका कितना भी प्रयोग कर लें उसकी समापन नहीं हो पाता। पर्यावरण में मिलावट, आगे पर्यावरण गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते। यह एक क्षेत्र या देशगत विषय नहीं रहा, हम सब का भविष्य परस्पर जुड़ा हुआ है। विकास की धारणता तुलना स्तर पर ज्ञात नया क्षेत्र है जिसे वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल कर काम करते हैं। विकास प्रगति प्रश्न हमेशा चलने वाला प्रश्न है। हर वक्त हमें व्यक्तिगत स्तर पर समाज का सदस्य होने के नाते प्रश्न पूछने की आवश्यकता है। हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, हमारे लक्ष्य क्या हैं। इसलिए विकास का पर बहस जारी है। यहाँ पर कच्चे तेल के अतिरिक्त भंडार के बारे में भी आप एक टेबल दी गई है, इसको अच्छे ढंग से पढ़ें। तो कहने का मतलब क्या है, आज ये हमारा लेसन जो कंप्लीट हो गया है और इसके जितना भी प्रश्न अभ्यास है कुछ एक हमने पहले कर लिए थे, जो बाकी बचे हैं वो प्रश्न संख्या 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये सभी कंप्लीट इसका प्रश्न अभ्यास लिखेंगे, याद करेंगे। सुंदर नोटबुक्स में जो SST की कॉपी लगा रखे उसमें इकोनॉमिक्स का अलग पोर्शन रख के उसमें लिखें। परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।